शहीद आजम भगत सिंह जी के भांजे मौजूद है, तो इनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना है किसान आंदोलन को लेकर। नमस्कार सर। जी सर, अभी जो किसान आंदोलन को लेकर अभी पथराव हुए हैं, तो उसको लेकर कुछ पत्रकार है उन्होंने उसको उजागर किया था, अभी किसने किया है तो उनको गिरफ्तार कर लिया, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, ये लगातार एक कोशिश की जा रही है कि इतना मजबूत और लोगों की एकता वाला जो आंदोलन है, इसको किसी न किसी तरह लाया जाए और सच्चाई को बंद करने का जो है, क्योंकि 10:30 बजे 26 जनवरी को इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि लोगों का जो लाइव चल रहा था 99% लोगों का वो ना मिले। इसीलिए अब जो भी, और वो बहुत बड़े जो पत्रकार हैं, सर देसाई जैसे, वरदराजन जैसे, उनको, मृणाल पांडे हैं, उन पे अब ये है कि वो देशद्रोही हो गए क्योंकि वो आपकी बात नहीं करते और असलियत बताते हैं। तो ये जो अब लड़ाई आ गई है, ये सच की लड़ाई है। तो आप पे भी जिम्मेवारी है कि आप जितना भी सच जो है, जो हो रहा, उसमें कोई मिलावट करने की ज़रूरत नहीं, वो लोगों तक जाए। सर, प्रधानमंत्री जी का भी बयान आया था कि अभी एक समाधान एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, गूंगा बोला है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए क्योंकि इतने देर इतना कुछ हो गया, कभी बोले नहीं। तो अब है कि मूवमेंट का सेक जो है वो उनके तक पहुंचा है, तो वो ये तो किसान तो कभी भी बंद नहीं किया। वो तो है कि वो अपना मन बना लें कि उन्होंने कारपोरेट के हक में खड़े होना है कि लोगों के हक में खड़े होना है। सर, मेरा लास्ट सवाल है, जो पहले आंदोलन हुआ था, जो कि काफ़ी समय पहले हुआ था, तो उसको इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। जो भी उसमें भी 3 कानून थे, इसमें भी 3 कानून है। कि जो पहले आंदोलन होते रहे वो एक लोकल मुद्दे पे थे, किसानी का, जैसे टकैत वो पहले हुआ, तो वो उस वक़्त सिर्फ एक प्रॉब्लम समझ लग रही थी कि भी गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा। अब जो है वो पूरी टोटल पर समझ लग गई कि ये सिर्फ किसानी को ख़त्म ही नहीं कर रहे, ये पूरा जो खुराक है उसको कब्ज़े में ले रहे हैं और पैदा करने से लेके खाने वाले तक सभी आ गए उसमें। तो इसलिए ये चेतनता जो है, ये बहुत बड़ी चेतनता है। और जिस तरह ये भी हमने समझ लिया कि अगर एक आदमी के पीछे लगेंगे तो वो पता नहीं कहाँ ले जाए आपको, आगे बहुत से हमारी मूवमेंट्स का। लेकिन अब जो है वो कलेक्टिव लीडरशिप है, कलेक्टिव थिंकिंग है, लोगों का बिल्कुल चेतन है लोग, किसी को कोई भ्रम नहीं है, हर आदमी वो चीज़ समझता है। तो इसलिए इसकी बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि ये दुनिया देख रही है। दुनिया वाले कह रहे हैं कि हमें इसने रास्ता दिखाया है कि जो किसानी, हर जगह किसानी की प्रॉब्लम है, उसको हल करने के लिए लोग इकट्ठे हों। ठीक है, थैंक यू सर। पंजाब के डीआईजी जिन्होंने किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा दिया था, लखविंदर सिंह जाखड़ हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करें क्या कुछ कहना है इनका किसान आंदोलन को लेकर। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि 26 तारीख के बाद में जिस प्रकार से किसान आंदोलन उठा है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। हम हरियाणा और यूपी के किसानों के आभारी हैं, जिन्होंने कुछ घंटे में हमारा जो आंदोलन है, सरकार की गंदी चालें फेल करने के लिए चली थी, वो पुनर्जीवित किया। तो हम आभारी हैं हरियाणा और यूपी के किसानों को हम अपना आभार व्यक्त करते हैं कि हमें जो हमारी जीवन और मरण का सवाल है किसानी, उसके लिए इन्होंने जो किया वो कोई भी नहीं कर सकता। जो मोदी के लोग थे वो हिंदू और सिख में आपस में फूट डाल के ये आंदोलन को मारना चाहते थे। राकेश टिकैत जी की आंसुओं ने, सैलाब ने ये जन दोबारा जगा दिया, तो हम उनके भी आभारी हैं। सर, जिस प्रकार से भी 2-3 दिन पहले पथराव हुआ, तो पथराव को लेकर 1-2-3 पत्रकार थे, उन्होंने खुलासा किया, तो उनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना। ये जो पथराव कर रहे हैं ये बीजेपी के एजेंट हैं और उनमें कुछ पुलिस वाले भी बन के घूम रहे हैं। मीडिया पर आ चुकी है, आप जैसे मीडिया हैं, चौथा स्तंभ हैं हमारी डेमोक्रेसी का। मीडिया वालों ने उनकी फ़ोटोएं भी डाल दी हैं। सरकार उनके खिलाफ मिसयूज़ ऑफ वर्दी जो पहनी हुई है, उन्होंने मिसयूज़ ऑफ पुलिस यूनिफॉर्म के तहत उन पर भी पर्चे करे। जो एक एमएलए है वर्दी पहन के घूम रहा है, ये वर्दी ऐसे नहीं मिलती है। वर्दी मिलती है पहले प्रॉपर ट्रेनिंग हो, सिलेक्शन हो। वो कैसे वर्दी पहन रहे? वो बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे हैं। तो ऐसे गुंडों से और अफवाहों से हमें बच के रहना है। सर, अभी इंटरनेट बंद कर रखा है, तो लोगों के पास जो अभी जानकारी है वो ठीक से नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि जिस प्रकार से नेशनल मीडिया का काम कर रहा है वो सारा देश जानता है किस प्रकार से काम कर रहा है, तो परंतु भी नेट बंद कर रखा है, लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए, सरकार ने क्यों बंद किया? ये जानकारी पहुंच रही है, जैसे लोग दिल्ली से आ रहे हैं या दिल्ली को जा रहे हैं, उनके ज़रिए हम एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे अभी मुझसे पहले
प्रोफेसर जगमोहन जी बोल के गए हैं, जो शहीद आज़म सरदार भगत सिंह के भांजा जी हैं, उन्होंने भी जानकारी दी है। हम जैसे दिल्ली जा रहे हैं तो ये समझिए आते जाते अगर ये ऐसी चालें समझें कि किसानों का हौसला डाउन कर देंगे या किसानों को जानकारी के अभाव के कारण हमें चीज़ पता नहीं लगती, वो पता नहीं चलेगी। हम एक दूसरे के माध्यम से, आप मुझसे बात करते, मैं आगे बात करता हूँ, जानकारी पहुँच रही है। पर ये घटिया सोच है कि वो जो अभी संसाधन हैं जानकारी के, उन पर ये सरकारें अंकुश लगा रही है। ये शर्मसार बातें हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। वो लड़ाई खुराक पैदा करने से लेके खुराक खाने तक के सभी की लड़ाई है, इसीलिए सब हम एक हो गए। और कई चीज़ें जो हो रही हैं उसके बारे में चेतन होने की ज़रूरत है। अपने एक पुरानी कहावत है कि दानव तो बहुत डराता है, खाएंगे, लेकिन अगर उसका तोता पता चल जाए तो दानव की ताकत नहीं होती, उसके ताकत से तोते को हम पकड़ लेते हैं। तो आपने तोता पकड़ लिया है। क्या है कि ये सरकारें जो हैं ये लोगों को कमज़ोर करने के लिए सब नीतियाँ अपनाती हैं। मेरी माता बहन जानती हैं कि जब नोटबंदी हुई तो आपका सरफा जो था, जो आपकी बचत थी, वो खा गए ना, तो घर कमज़ोर कर दिया। घर की ताकत आपके हाथ में थी, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब हमारी दादी नानी संदूक फोड़ती थी तो हम बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता था, क्योंकि उसमें पैसे मिलते थे। आप उनको बचाते रहे ताकि जब भी घर में संकट आएगा तो उससे निकलेगा, लेकिन वो सारी बचत ख़त्म कर दी। घर में आज उससे पूछेगा। तो दूसरी बात कि जब ये बीमारी, अब यहाँ बीमारी नहीं है, बीमारी उनके दिमाग में है, हमारे यहाँ नहीं है। जब मैं दिल्ली बॉर्डर पे गया तो मैंने कहा कि 2 महीने हो गए, यहाँ तो बीमारी नहीं है। तो मैंने कहा कि अभी कोरोना भगाने का इलाज ये हमारी एकता है, जो हम वो बीमारी भी भगाएंगे और बाकी सामाजिक बीमारी भी भगाएंगे। तो मेरी एक भतीजी है, वो इंग्लैंड में, वो कहती जी हमें कोरोना बहुत तंग कर रहा है। मैं कहा हम एक जहाज भेजें अपने किसानों का, वो आपका कोरोना भगा देंगे। तो अब देखिए कि कितना कमज़ोर करने का। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि हमें नहीं पता होता कि सब्जी का भाव क्या है, प्याज का भाव क्या है। आपने पिछले दिनों 100 रुपये से ज़्यादा मतलब जो है वो प्याज का भाव दिया और 60 रुपये आलू का दिया। ये क्यों हुआ? तब मुझे समझ लगी कि इतनी क्या इमरजेंसी थी, इतना क्या मुश्किल थी मोदी के, कि उसने उस वक्त जब हमें तो घर में बंद कर रखा है और वो ये फैसला कर रहा है कि जो खाने वाली चीज़ें हैं ये खोल दो, कि जो मर्जी जहाँ मर्जी बेच ले। और जब आज आंकड़े देखे तो 27,500 करोड़ जो है उसका उन्होंने ये खाने वाली चीज़ें बाहर बेच दी, क्योंकि बाहर लोगों को परेशानी थी, वो नहीं हुए। और हमारे यहाँ इतने संकट के बाद भी आप सब ने मेहनत करके मतलब खेती को 3.5% बढ़ाया है, जबकि ये था कि मतलब ये संभाली भी जाएगी कि नहीं संभाली जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसके पीछे एक जो नीति है वो है कि जो बड़े घराने हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा देना है और उनको फ़ायदा हमारे पेट काट के, हमारे बच्चों का पेट काट के देना है। तो इसलिए ये चेतनता बनाई। तो ये जो आज हम लड़ रहे हैं, जैसे ये है कि मेरे नाना जी साहब अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा, उन्होंने 1907 में यही लड़ाई लड़ी। उस वक्त भी 3 ही कानून थे। अब ये पता नहीं 3 का नुक्ता क्या है, कि एक आध का नहीं 3 कानून थे। और उन्होंने उस वक्त इतनी मजबूत लड़ाई लड़ी कि अंग्रेज़ को भी मतलब वो कानून वापस करने पड़े। और उनको मांडले भेजा हुआ था लाला लाजपत राय के साथ, तो उनको वापस बुलाना पड़ा। और फिर उन्होंने कह दिया कि जी आप स्पीचेस नहीं करेंगे। अभी मतलब उस जो है बड़ा अंग्रेज़ अफसर लिख रहा है कि ये तो बहुत खतरनाक हो गए,
खतरनाक क्यों हो गए हैं कि ये हमारे ही लोगों की लिखी हुई किताबें उर्दू हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों को 4-4 आने में पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब कि जानकारी देना ज़्यादा खतरनाक है। आज इन्होंने भी मतलब कि हम आपस में जानकारी ना दें, इन्होंने इंटरनेट बंद कर रखा है। मतलब वो सिर्फ हमें आपस में बात नहीं करने देनी, तो जो उनके ढोलचे हैं, जो उनके मतलब गोदी मीडिया है, उस पर कोई बंदिश नहीं है, वो जितना मर्जी झूठ मारे। तो मैंने कहा कि इन्होंने महाभारत जो है वो अपने अंदर बसा ली है। महाभारत में हम कहते हैं कि द्रोणाचार्य, चाहे वो कहावत हो या असल, कि द्रोणाचार्य सबका गुरु था। तो कहते जब तक द्रोणाचार्य नहीं मरता महाभारत खत्म नहीं होती। तो उसको मारा कैसे? कहते जी अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा कौन है ये नहीं बताएंगे। तो आधे सच से आधी सच्चाई बता के उन्होंने इतने बड़े जो उनके जिनको वो सबसे बड़ा मानते मार दिया। तो इसलिए आज भी आधी सच्चाई से वो हमारी ताकत को चैलेंज कर रहे हैं। इसके आगे अभिमन्यु का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि वो मतलब पांडवों का फ्यूचर था, उनका लड़का था। कहते वो कैसे मारा गया? किसे उसे आधा ज्ञान दिया कि चक्कर भी तोड़ना कैसे है उस वो पता लगो, लेकिन बाहर नहीं निकलने का देंगे। तो सब नौजवानों के लिए वार्निंग है कि कभी आधी अधूरी बात, आधा ज्ञान मत लो, पूरी बात समझो। यही भगत सिंह ने हमें समझाया कि पूरी बात समझने की जो है कोशिश करो। अब पूरी बात इसमें क्या है? पूरा ये है कि ये पूरा मतलब जो बड़े घराने हैं, अभी एक रिपोर्ट कल ही आई है कि इस जब हमारा सब मतलब सुकड़ रहा था, हमारी बचत खत्म हो रही थी, मजदूरों की बचत खत्म कर दी क्योंकि उनको 1 महीने के लिए बंद कर दिया, जबकि कोरोना वहाँ नहीं है। अब कहानियाँ बनाएंगे, लेकिन कोरोना तो हवाई जहाज से आ रहा था, वहाँ संभालते, वहाँ नहीं संभाला, हमें बंद कर दिया। तो उससे जो बचत थी हमारे घर में, जो मजदूर के पास बचत थी, वो जब खत्म हो गई तो तब हमने वो दृश्य देखे कि उनको लगा कि शहर हमें बचाएगा नहीं, गांव चले। 700-700 मील लोग चल के अपने गांव पहुंचे। तो इसका मतलब है गांव जो है वो ही मतलब संभालेगा, जिसके आप सब जिम्मेवार हैं कि जब गांव संभलेगा तो देश संभलेगा, और जब गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। जब गांव में जो पैदावार करने वाला आदमी है वो मजबूत होगा तब देश मजबूत होगा। देश बातों से मजबूत नहीं होता, ना बंदूकों से मजबूत होता है। हालांकि फ्रंट पे मरने वाले भी हमारे बच्चे हैं, और यहाँ पर हम पे ही हमला हो रहा है। और इसमें अभी मुझे एक अखबार नवीस पूछ रही थी कि जी अंग्रेज़ों के राज में और इसमें क्या फ़र्क है? मैं कहा फ़र्क कुछ नहीं है। भगत सिंह ने हमें ये समझा दिया था कि हम किसी जात से लड़ाई नहीं लड़ रहे, किसी चमड़ी वाले से लड़ाई नहीं लड़ रहे, किसी देश के एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो एक तंत्र है जो हमें कमज़ोर करके अपने आप को मजबूत करता है। जैसे हमारी एक मक्खी होती है, वो जो उसका मतलब जीव जिस पे वो पलती है उसको मारती नहीं, उसको अधमोया करके अपने अंडे दे देती है उसमें। तो वो नीति जो है वो मतलब उसे साम्राज्यवाद भगत सिंह ने कहा था कि ये एक नीति है जिससे आप मतलब लोगों को कमज़ोर रख सके। तो ये जो अब कमज़ोरी के इलाज क्या है कि जैसे हम इकट्ठे हो गए हैं, ये एक मुठ जो है, एक बंधी हुई मुठ जो है ये, और यही एकता जो है ये हमारे बच्चों के भविष्य को बचा सकेगी। और जो आज हम काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा ये मार्मिक लगा कि मैं भगत सिंह को, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा, उनको लिखा। मेरे मदर ने मुझे आप भी बच्चों को ये कहिए कि अगर आपने रिश्तेदार बनना है तो जानिए। मतलब मैं ही रिश्तेदार नहीं, ये सब नौजवान सब मतलब आप बहनें हैं उसकी सब। तो अगर हम जानते हैं उसके बारे में, तो जब मैंने जाना कि जो किसान आंदोलन अब चल रहा है वो भगत सिंह के प्रोग्राम को चला रहा है, क्योंकि 2 फरवरी 1931 को भगत सिंह अपनी जेल कोठरी से लिख रहे हैं, उनको पता है कि मेरे दिन कम हो रहे हैं, लेकिन मैं आगे क्या हो उसके बारे में, क्योंकि अभी हमने 26 जनवरी पहले मनाई, ये तीसरी 26 जनवरी है जिसमें ऐतिहासिक होगी। पहली 26 जनवरी कब थी? जब 1930 में
रावी के किनारे पे लाहौर हमने एक कसम खाई थी कि भी अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए आधी अधूरी बात नहीं चाहिए, हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। और उसकी हमने कसम खाई कि 26 जनवरी पूर्ण आज़ादी का दिवस है। तो जब वो पूर्ण, फिर उसके बाद आया कि अब हमें 20 साल बाद 50 में मौका मिला कि हमने अपना संविधान लिखा। जब संविधान लिखा तो अब था कि यह संविधान लोगों को कब दिया जाए। तो 2 महीने इंतज़ार की कि ये 26 जनवरी को वादा किया था हमारे नेताओं ने, हमारे मतलब शहीदों ने, कि हम भारत ऐसा देंगे। तो उसके आधा काम जो है वो हम इस मतलब संविधान से कर रहे हैं। तो 26 जनवरी 1950 दूसरी दफ़ा आई जब अंग्रेज़ों को दौड़ा के हमने कुछ आधा काम किया। अब तीसरी 26 जनवरी है, इसमें जो हमारे 99% लोग थे, वो जो बड़ा पीसफुल चल रहा था, जिस पे लोग फूल बरसा रहे थे दिल्ली वाले, उसको ना दिखे 10:30 बजे इंटरनेट बंद कर दिया गया। मैं वहाँ था टिकरी पे, उत्साह था बहुत। आपके रोहतक से लेके टिकरी तक 4:30 बजे जो ट्रैक्टर पहुँचा, मैं कहाँ से आए, कहते जी मैं तो, मेरी लाइन तो रोहतक में थी, मैं तो रोहतक से आ रहा हूँ। तो इतना उत्साह था, लेकिन ये उत्साह लोगों को ना पता चले तो इसलिए वो बंद कर दिया। उसके बाद क्या कहानियाँ बनाई गई वो हमने सारा देखा, क्योंकि आप उसको एक तरफ को ले जाके उस पर मतलब ध्यान देते हैं। तो ये मतलब जो 26 जनवरी है, मैंने कहा कि मुझे को पूछा किसी ने, मैंने कहा देखिए मुझे ये लग रहा है कि अब हमारी जो पैदावारी शक्ति है, क्योंकि कभी हमारा बैल पैदावारी शक्ति का सिंबल होता था, लेकिन ये नवी एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर सिंबल बन गया। और मुझे खुशी होती है कि आप बहनों ने भी ट्रैक्टर का हैंडल पकड़ना सीख लिया है, तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ। तो मतलब कि ट्रैक्टर पैदावारी शक्ति का सिंबल है। बाकी जो है वो कारपोरेट जो लूट रहे हैं, हमारी पैदावारी से अपने खजाने भर रहे हैं, उनका सिंबल है। तो हमने दोबारा भारत को की जो रिपब्लिक है उसको एक्वायर किया है। लेकिन वो जानकारी अभी आहिस्ता आहिस्ता आएगी कि कितना उत्साह था। मतलब ये जो शाहजहांपुर बॉर्डर है, क्योंकि उसकी शुरू में जो आई कि वहाँ हर सूबे की झांकी बनाई हुई थी, एक पैरेलल, एक तो सरकार झांकियाँ दिखाती है, एक लोगों की झांकियाँ थी। लेकिन उसके बाद वो जानकारी जो है बंद कर दी गई। तो इसलिए ये जो आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भगत सिंह की, ये उनके चाचा साजीद सिंह ने जो शुरू की, और जिसमें जो हमारे चौधरी छोटू राम हैं, उन्होंने किसानों के हक बचाने के लिए अंदर बैठ के कुछ कानून बनाए कि ज़मीन बचे। अब यह कि ये इतनी साजिशी तरीका है कमज़ोर करने का। जब वो कहते हैं जी आपको समझ नहीं लग रही, हमने कहा हमारे माँ बहनों को, हमारे भाइयों को समझ लग गई है, आप ही समझना नहीं चाहते कि आप 70% लोगों के हित को छोड़ के, आप 5% के हित में 95% का हित छोड़ के 5% के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो जब आप वो मतलब छोड़ेंगे तभी ये समझ आएगी। तो इसलिए अब इसी में आप देखिए कि छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं जो हमारे अभी ध्यान में नहीं है। हम जो इसमें है, गुरु जम्बेश्वर जी ने हमें क्या सिखाया है कि वातावरण से, हर मतलब दरख्त से, हर जानवर से प्यार करो। या हमारे पुराना है कि जो है अहिंसा परमो धर्म, उसका मतलब है कि हम इतने संवेदन, इतने चेतन हों कि हम अनभूल तौर पर भी किसी को नुकसान ना पहुँचाएं। तो वो वातावरण जिससे ये सारी ज़िंदगी या सारा कायनात चलती है, जिसके बारे में हमें कहा गया कि आप कट जाएंगे लेकिन दरख्त नहीं कटने देंगे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इसी पीरियड में ऐसा कानून लाए कि अगर कोई कारखाना लगाना चाहता है तो उसको मतलब वातावरण के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कारखाना लगा लो, बाद में सौदा करके बंद कर लेंगे। और ये बात गुजरात में हुई। और वहाँ जब अब एक्सीडेंट हो रहे हैं, जब, और दूसरी तरफ क्या किया कि जी अगर हमने गलती से धान लगा लिया, पराली संभाली नहीं गई, तो ये कर दिया कि जी दिल्ली का जो उसकी अपना मतलब वातावरण की गंदगी है वो हमारे किसानों के नाम डाल दी। और ये कह दिया कि किसानों को 1 करोड़ रुपया जुर्माना होगा। मतलब कि आप और ये अंग्रेज भी जुर्माना करके ही हमारी जायदादें छीनता रहा।
क्योंकि भगत सिंह के परदादा सा फतेह सिंह थे, उन्होंने पंजाब को बचाने की लड़ाई लड़ी, तो उनकी आधी जायदाद जो है वो छीन ली गई। तो उन्होंने कहा कि भी ठीक है, मेरे वाही में नहीं है तो ये मैं किसी और जागीरदार को नहीं देने दूंगा कि किसी अपने बंदे को लाएं। तो उन्होंने मजदूर किसानों को ला के बैठा दिया, उन्होंने कहा कि अपनी मेहनत करो, खाओ। और बाद में जब वक्त आया, क्योंकि ये धरती 1857 में जितना यहाँ मतलब कंट्रीब्यूट किया गया है, ये हांसी की लाल सड़क जो है आज भी मशहूर है, कि ये जो और 1857 में हमारी पहली जंग आज़ादी की कैसे हुई थी कि लोग एक हो गए थे। और एक किस चीज़ से हुए कि रोटी बंटती थी, एक गांव दूसरे गांव को रोटी देता था, वो आगे भेजता था। और अभी मैंने एक उस वक्त के ब्रिटिश ऑफिसर को पढ़ा, वो कहता कि ये मैसेज एक रात में 275 मील चला जाता है हाथों हाथों से। अब वो ढूंढते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कहीं कोई पर्ची डाली होगी कि जो संदेश, तो संदेशा तो रोटी अपने आप में थी कि अगर हमने रोटी बचानी है तो हमें इकट्ठे होकर लड़ना है। तो आज भी हम वही रोटी की लड़ाई पे इकट्ठे हुए हैं। जो लोग आज नहीं समझ रहे उनको भी समझाने की ज़रूरत है, भाई ये मैं पैदावारी बचेगी तो आपको रोटी मिलेगी, नहीं तो आपकी रोटी जो है वो तो मतलब छीन के ले जाएंगे। और अंग्रेज़ के राज में इसीलिए अकाल पड़ते थे। अगर कभी हम अपने बुज़ुर्गों से कहानियाँ सुने तो बहुत अकाल पड़े हैं। पहले अकाल पड़ता था, फिर बीमारी आती थी क्योंकि लोगों में कमज़ोरी हो गई। लेकिन आज हमने ये समझ लिया है कि इसको हमने मतलब इकट्ठे होके लड़ना है और इस एकता को मजबूत करके। उसी से मुझे जो एक और लगा कि अभी जलियांवाला बाग का नाम आपने सुना होगा कि अंग्रेज़ ने बहुत मार दिया था, और उसी के लिए हम शहीद ऊधम सिंह को जानते हैं। लेकिन शहीद ऊधम सिंह ने अपना नाम शहीद ऊधम सिंह नहीं बताया था, उसने कहा था कि मेरा नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद है। वो क्यों कि जो जलियांवाले बाग के पहले लोगों की एकता थी, वो कहता कि डायर माइकल एडवायर जो गवर्नर थे कि उसकी मुक्ति तब होगी अगर वो मैं एकता दिखाऊंगा उसे। तो इसलिए जब उसने उनको उनका कल्याण किया, उनकी मुक्ति दी, तो उन्होंने मोहम्मद सिंह आज़ाद करके दी। और वो कहानी क्या है कि उस वक़्त भी इसी तरह के एक बहुत कानून लाए जा रहे थे जो लोगों को उसमें था कि ना दलील ना वकील ना भी कि आपको कोई हक नहीं रहा। अब भी वो बने हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने उसके कहा कि इसके खिलाफ तो मतलब अगर ये बन गए कानून तो फिर तो हम आने वाले समय में कभी आज़ादी की बात ही नहीं सोच सकते। तो उसके बाद मतलब गांधी जी ने काल दिया, वो लड़े। अब ये था कि लोगों के पास तो रोटी नहीं है तो उनको हड़ताल के लिए कैसे कहें। तो फिर एक बात निकली कि हम अपना लंगर तो लगा सकते हैं ना, इकट्ठे बैठ के खा सकते हैं। तो हर मोहल्ले में, लाहौर और अमृतसर बड़े शहर थे और यहाँ भी आपके मतलब इन शहरों में भी उनका रिकॉर्ड है, वहाँ भी लंगर लगना शुरू हुआ कि इकट्ठे बैठ के खाएंगे तो फिर इकट्ठे लड़ेंगे। तो वो जो है मैंने कहा उसने उनको पागल कर दिया। और पागलपन का यह है कि जब वो जलियांवाले बाग के बाद उन्होंने पूरा मिलिट्री राज किया तो पहली बात जो की वो ये थी कि आप ये लंगर नहीं लगने देंगे, क्योंकि लंगर तो आपको इकट्ठे करता है, तो एकता बनाता है, तो आपको बांटना कैसे है। तो आज हम उस एकता का जो हमारे बुज़ुर्गों ने मतलब कुर्बानियाँ दे के हमें एकता सिखाई थी, आज मैं आपको सल्यूट करता हूँ। आपने वो एकता जो है बना रखी है और इसे कायम रखी है, और इसी से एक नया भारत जो हमारे बच्चों के लिए होगा वो बनेगा। क्योंकि इसी में हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी इन्होंने बेच दी है, वो कहीं डिस्कस नहीं हुआ। क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ, हम चिंता करते हैं, तो अभी हमने देखा कि एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह के किया जा रहा है जिसमें यह है कि अब देखिए यहाँ क्या क्या होता है। बच्चा पैदा नहीं हुआ और कहो जी ये तो बहुत ही बढ़िया बच्चा पैदा हो गया आप समझेंगे। एक अमीर आदमी ने, यही अडानी ने कहा जी मैं यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ। वो कहते जी हाँ ये दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है क्योंकि तुम बना रहे हो, अभी यूनिवर्सिटी है नहीं, कागज़ों में भी नहीं है। तो उसको हम प्रमाण दे रहे हैं ताकि वो हमें हमारे बच्चों को बेवकूफ़ बना के कि ये जी मतलब सरकार ने बढ़िया यूनिवर्सिटी कह दी है और बढ़िया आपसे पैसे निकाल सके। विदेशियों को कह दिया कि आप यहाँ से जितनी मर्जी फीस लगाएं,
आपको कोई बंदिश नहीं है। तो जो कल तक विद्या को विचारने वाली, विद्या को परोपकारी कहते थे हमारे बुजुर्ग, वो उसको इन्होंने व्यापारिक बना दिया है। तो बहुत से हमले हो रहे हैं, वातावरण पे हमला हो रहा है, और इसीलिए ये 3 मुद्दे जिस पे हम मतलब ये बहुत अच्छा है कि हमारी जितनी लीडरशिप है, 1-2 चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरह की हैं। एक तो है कि जब पंचायत में बैठ के बात होगी तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो सच्चाई है। इसीलिए वो कहते हैं कि बैठेंगे तो हम 40, अब 5 हमारे आदमी बात करेंगे, लेकिन हम सुन रहे हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई, वो कहते नहीं 1 आ जाइए, 2 आ जाइए, हम 4 से बात कर लेते हैं। वो कहते नहीं, हम तो इकट्ठे ही बात, हम सुनेंगे आपको, मतलब आप दलील दीजिए, हमारे आदमी भी दलील देंगे। तो ये जो मतलब है, इसने बहुत, और उन्होंने हर कोशिश की, हर तरह की कोशिश की कि इन 2 महीने में इस आंदोलन को असफल किया जा सके, इसको इसकी लाइन से उतारा जा सके। लेकिन ये है कि आपकी एकता ने एक भी उनका ये छारा चलने नहीं दिया। आज जो नौजवान, जिनको हम कई दफ़ा निराशा में कहते थे कि ये नौजवान कुछ नहीं कर रहे, आज वो पूरी अपनी ड्यूटी पे हैं, क्योंकि वही अगर फौज में जाते तो वहाँ भी ड्यूटी देते, लेकिन आज यहाँ है तो यहाँ भी ड्यूटी देते। तो इसलिए मैं तो आपको सल्यूट करने आया हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपका पार्ट हूँ, जब भी दोस्त चाहें तो मैं भाग के आऊँगा, आपके साथ बैठने के लिए आऊँगा, स्पीच करने के लिए नहीं आऊँगा।